आज हम बच्चे स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का सैंपल पेपर साइंस का क्वेश्चन नंबर 14। हम 1 से लेकर 13 तक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14, 15, 16 ये हमारे क्या है, असर्शन और रीजन के बेस पर क्वेश्चन है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर क्वेश्चन 14, 15 एंड 16, 14, 15 और 16 क्वेश्चन के लिए 2 स्टेटमेंट आर गिवन। 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। वन इज लेवल ए मीन असर्शन, और दूसरा लेवल दे रखा है आर रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम कोड। जो सिलेक्ट आंसर है वो कोड ए से, कोड बी से, कोड सी या कोड डी। मीन्स आपका ए आंसर ठीक है, बी आंसर ठीक है, सी आंसर ठीक है या डी है। गिवन बिलो। अगर ए और आर मीन असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और आर क्या है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका मतलब उसका आंसर होगा ए। अगर ए और आर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन आर जो है उसका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसके लिए आंसर लिखेंगे बी। अगर ए सही है और आर गलत है तो उसके लिखेंगे सी। अगर ए गलत है, आर सही है, तो उसके लिए लिखेंगे डी। अब जैसे पहला क्वेश्चन है असर्शन ए, ये मतलब असर्शन ए मतलब द एक्सक्लेरेशन। एक्सक्लेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी का घटना, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेरेशन। एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में एक्सक्लेरेशन होता है ड्यूरिंग द फ्री फॉल। फ्री फॉल, यहां पर एक वर्ड है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसे हम बोलेंगे फ्री फॉल। और उस फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में जो एक्सक्लेरेशन होगा वो क्या होगा? जी, जिसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंडेंट ऑन मास। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकते हैं फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, क्या वो, क्या उसका जो एक्सक्लेरेशन है, उसका जो एक्सक्लेरेशन है क्या वो मास पे डिपेंड रहता है? जी सबके लिए सेम है, चाहे वो भारी मास हो चाहे हल्का मास हो। इसका मतलब मास पर डिपेंड नहीं रहता, वो क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ए फॉल्स है। ऑल ऑब्जेक्ट फॉलो फॉलो सॉलिड बिग और स्मॉल शुड फॉल एट द सेम रेट। क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट, चाहे वो खाली है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, एक ही स्पीड से नीचे गिरते हैं? यस, सारे ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से, एक ही रेट से ऊपर से नीचे गिरते हैं। उनका मास पर कोई डिपेंड नहीं रहता, मींस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो हमारा ए गलत है और बी सही है। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। आर इज ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसका डी आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? इसका डी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है असर्शन ए, वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्थी। हमें खुश रहने के लिए आवश्यकता क्या होती है? हमें ट्रूली हेल्थी होना चाहिए। लेकिन रीजन क्या करें? सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। जो सोशल इक्वलिटी है मीन सामाजिक जो समानता है, और हार्मोनी विनम्रता हमारे इंडिविजुअल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब हम पहला भी सही है, क्योंकि हमें नीड टू बी हेल्थी, नीड टू बी हेल्थी, और अगर हेल्थी रहेंगे तो इसका मतलब हैप्पी रहेंगे, सही है। और सोशल इक्वलिटी और हार्मोनी रहेगी तो हमारे इंडिविजुअल हेल्थ भी सही रहेगा। हमारे इंडिविजुअल हेल्थ के लिए जरूरत है। इसका मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर आएगा ए। इसका आंसर क्या आएगा? ए। इसका आंसर हो गया ए। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन, और व्हेन देयर इज ए डिसीज आइदर द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज। जब हमें किसी टाइप की डिसीज होती है तो हमारी जो किसी भी एक सिस्टम बॉडी का
मतलब अंदर जो बॉडी का सिस्टम है उसके अंदर या तो क्या होता है काम करने में बदलाव आता है, उसके काम करने में बदलाव आता है, या उसमें अपीयरेंस में बदलाव आता है। बिल्कुल सही है। जब भी किसी टाइप की बीमारी होती है तो हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर या तो बदलाव होता है या दिखता है। तो इसका मतलब साइन ऑफ डिसीज आर द थिंग वी फील बीइंग रॉन्ग एंड हेडेक, कफ और लूज मोशन, क्या ये इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट नहीं करते। मींस ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। तो अगर ए सही है और बी गलत है तो कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन है ए। ये ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो क्या हमारे पास सी आंसर है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। इसका मतलब ए सही है और रीजन गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। रॉकेट इन फ्लाइट इज नॉट द इलिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो क्या होता है? एक पैराबोला बनाता है। और जो ऑब्जेक्ट जो फेंकते हैं वो किसके एक्ट में फोर्स करता है? अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बीच में। तो इसका मतलब जो हमारा रॉकेट है वो प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये इसका मतलब सही है। रॉकेट टेक फ्लाइट ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। रॉकेट जो है उड़ता है वो जो फ्यूल कंबशन होता है एंड डज नॉट मूव अंडर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट अलोंग। और वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से नहीं होता, ग्रेविटेशनल का इफेक्ट उसमें नहीं होता। इसका मतलब ये सही है। तो दोनों सही है। इसका मतलब ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? ए। इसका आंसर सी। दीज आर द आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 हमारा क्या है? केस बेस्ड केस स्टडी। केस स्टडी में जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन पूरे पैराग्राफ से हो। इसका मतलब आपको एक एक क्वेश्चन को या एक एक स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। 17 क्वेश्चन। रीड द पैसेज एंड आंसर द 4 क्वेश्चन। इसका मतलब पैसेज को पढ़ना है और नीचे जो 5 क्वेश्चन है उनमें से 4 का जवाब आप देना है। केस स्टडी में टोटल क्वेश्चन 5 है लेकिन आपने आंसर कितने देने हैं? 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला, एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वो छोटा सा पार्टिकल है जिसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते। मींस विच इज मेड अप ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ए वन काइंड ऑफ पार्टिकल। मींस इतना छोटा है कि हम उसे तोड़ नहीं सकते, उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसे ब्रेकअप नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एलिमेंट क्या है और एलिमेंट को किसने डिस्कवर्ड किया, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। बेसिक में तो आपको पता होना चाहिए हु डिस्कवर्ड एलिमेंट। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू। एलिमेंट को हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया। किसमें? मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। तीनों क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ द एलिमेंट। मींस मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड आर द कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट। पहला क्या कह रहा है? मेटल कह रहा है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है? सारे के सारे मेटल हैं। मेटल क्या करते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट एंड अलाउ टू पास हीट। दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मींस उनको हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस मींस दे प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और डक्टाइल, दे कैन प्रोड्यूस इनटू ए थिन वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। ये मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड। और मेटल क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयोडीन। इसका मतलब नॉन मेटल के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयोडीन। ये जनरली क्या है? अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल के हैं। ये किसमें? ज्यादातर गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। लेकिन सॉलिड फॉर्म में केवल क्या होता है? कार्बन का एक इलेक्ट्रोड, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन ये क्या है? सारे के सारे नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये हार्ड होते हैं मेटल और ये क्या होता है? ब्रिटल, टूट जाते हैं एकदम। सम एलिमेंट आर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं उसे? मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है? वो एलिमेंट है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जिनकी प्रॉपर्टी आती है। कंपाउंड हमने पढ़ा है। कंपाउंड क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को अगर हम केमिकली कंबाइन करें। केमिकली कंबाइन का मतलब है कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। कंबाइन इन फिक्स रेशो, इसका मतलब इनको हम कंबाइन करते हैं फिक्स रेशो में। किसमें? एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं। केमिकली कंबाइन, इसका मतलब एलिमेंट आर कंबाइन इन ए
फिक्स रेशो और इनकी जो कॉम्बिनेशन के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो अपना करेक्टरिस्टिक नहीं शो कर पाता। कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड वन अनदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन में उनको केमिकली कंबाइन करते हैं। मटेरियल ऑब्टेन इन ग्रुप वन इज अ मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस। ग्रुप वन में जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ वो क्या होता है बेटे, मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर मींस आपका फिजिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को फिजिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। लेकिन केमिकली कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनता है। और यहाँ मिक्सचर क्या है, इसको हम किसी भी रेशो में कंबाइन कर सकते हैं, किसी भी रेशो में कंबाइन कर सकते हैं। ग्रुप द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर इज सेम एज इट्स कंस्टिट्यूएंट। इसका मतलब मिक्सचर में जितने एलिमेंट हम कंबाइन करेंगे, दो एलिमेंट को फिजिकली कंबाइन करेंगे तो हर एलिमेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब मिक्सचर में जो एलिमेंट होगा वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक, अपनी प्रॉपर्टी इंडिकेट करेगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड, पहला क्या करा, हु डिस्कवर्ड द, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट यूज द टर्म एलिमेंट। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पहला वर्ड एलिमेंट यूज किया था, जिसने सबसे पहले एलिमेंट यूज किया था। आपके पास एंटोइन लॉरेंट है, रॉबर्ट बॉयल है, रॉबर्ट ब्राउन और नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा है, रॉबर्ट ब्राउन, क्यों, रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल क्योंकि इसने न्यूक्लियस और ये क्या था, सेल थ्योरी में था। तो इसका मतलब रॉबर्ट बॉयल ने पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट वर्ड यूज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय द मेटल। मेटल की आपकी क्या बताई थी, मेलिबिलिटी, ये भी शो करता है। इसका मतलब कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है। डक्टाइल, दे कैन कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर स्ट्रेचिंग, मींस इसको पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, उसे मेलेबल बोलते हैं। इसका मतलब मेटल मेलेबल है। मेटल डक्टाइल मींस इसको हम स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डक्टाइल भी है। और पुअर कंडक्टर, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेटे क्या है, ये क्या गुड कंडक्टर, ये नहीं है। तो लस्टर इसका मतलब चमकते भी है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज नॉट द प्रॉपर्टी शोन बाय द मेटल। मेटल की ये प्रॉपर्टी नहीं है। पुअर के बदले क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। इज द मेटल ओनली दैट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा मेटल है, क्योंकि ज्यादातर मेटल क्या है, सॉलिड, लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, वो हमारा क्या है, ये देखो सिल्वर भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड भी सिल्वर है। तो मरकरी क्या है, दैट विल बी एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी क्या है हमारा मेटल, वो मेटल है जो एट रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। कलरलेस गैस, कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रोटन एग्स। रोटन एग्स इसका मतलब एक गैस जिसका कोई कलर नहीं है और जिसकी जो स्मेल है, दुर्गंध है, वो किसकी, सड़े हुए अंडे की तरह आती है। वो कौन सा गैस है हमारा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वो गैस है जो कलरलेस है और जिसकी जो स्मेल है वो सड़े हुए अंडे की तरह है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसको हम कैटेगराइज करते हैं कौन से ग्रुप में, ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में ये गैस की करेक्टरिस्टिक होते हैं, ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं, अलग अलग गैस के कुछ इसके करेक्टरिस्टिक के हिसाब से, उनके इग्निशन टेम्परेचर के हिसाब से उनको करेक्टराइज करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड वो गैस है जो रोटन एग की तरह जिसकी स्मेल आती है और जो क्या है, कलरलेस है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड मींस आपने बताया केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंबाइन इन ए फिक्स रेशो, और जिसको हम क्या करेंगे, एक फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे। फिक्स रेशो में कंबाइन होगा, और कंबाइन कैसे होगा, केमिकली कंबाइन। तो इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड को हम कैसे, कंपाउंड के जो एलिमेंट है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से कर सकते हैं, ए और बी से, ए और बी से, हाँ दोनों से होगा, तो नन ऑफ दिस। इसका मतलब आंसर क्या है इसका, सी। मीन केमिकल रिएक्शन से और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम सेपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम करंट पास करेंगे तो हम कंपाउंड को अलग कर सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन से बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आप 10th में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ोगे। हमारा अगला टॉपिक है रीड द पैसेज, वही सेम, ये हमारा था, ये चैप्टर था हमारा, क्या नाम है, इससे था हमारा एलिमेंट जो आपका ये है हमारा टिश्यू चैप्टर से। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द 4 क्वेश्चन। कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, टिश्यू क्या है, टिश्यू इज द कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ सेल विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। जो एक क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर काम करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। और टिश्यू जो है हमेशा
सेल के कंबाइन होने से बनता है। क्लस्टर ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं। और प्रोटेक्टिव या कवरिंग टिश्यू मींस जो बचाता है, वो टिश्यू जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, मींस आउटर कवरिंग। इसी बात कह रहा है, एज द एनिमल टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू क्या है, वो टिश्यू है जिन्हें हम प्रोटेक्टिव टिश्यू या कवरिंग टिश्यू। इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू वो हमारे क्या करता है, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। एपिथेलियल टिश्यू को हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू लार्ज नंबर में है और ज्यादातर ऑर्गन जो है और या कैविटी वो क्या है, प्रेजेंट, उनमें प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू हमारी पूरी बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन में और कैविटी में प्रेजेंट रहता है। इट आल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और इसका काम क्या है, ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो किसका काम करती है, एक तरह से बैरियर का काम करती है, सेपरेट का काम करती है। जैसे जो अंदर वाले और बाहर वाले सब्सटेंस को अलग रखती है, किससे, बॉडी कैविटी से या ऑर्गन से। इसका मतलब इट एक्ट एज ए बैरियर, रोकथाम का काम करते हैं, किसी को अंदर और किसी को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी जरूरत है उसी को आने जाने देती है। एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट। ये क्या है, टाइटली पैक्ड क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, जुड़े हुए हैं, पैक हैं, और कंटिन्यूअस शीट है, एक लगातार शीट के ऊपर शीट। जैसे एग्जांपल क्या है, स्किन। स्किन क्या है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू विच प्रोटेक्ट द बॉडी। स्किन हमारा एपिथेलियल टिश्यू है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंड आल्सो मेड अप ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियल, जो किससे बनी हुई है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। और इस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो जिसका एग्जांपल स्किन है, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। स्किन एपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज इन मेनी लेयर। ये क्या है, बहुत सारी लेयर में जुड़ा हुआ है। एंड इट प्रिवेंट द वियर एंड टियर, और क्या करता है, वियर एंड टियर को बचाता है। मतलब हमारे शरीर में जितने भी वियर एंड टियर है, नुकसान है, उनको बचाता है। द कॉलुमिनर एपिथेलियल फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू जो है मूवमेंट करती है एपिथेलियल बैरियर, मींस बैरियर जो हमारी एपिथेलियल बैरियर में क्या करती है, वो मूवमेंट करते हैं। कौन, कॉलुमिनर टिश्यू। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी रास्ता जो है, कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हैविंग द सीलिया। इसका मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारी कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है, कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है, और जिसमें क्या होती है, सीलिया होती है। सीलिया क्या है, दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसमें सीलिया होती है, और सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो निकलती है, उन्हें हम बोलते हैं सीलिया। क्यूबिडल एपिथेलियल फॉर्म द इनर लाइनिंग किडनी ट्यूबल्स। और क्यूबिडल कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूबल्स में, किडनी में प्रेजेंट, किडनी की जो इनर लाइनिंग में है उनमें हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट, क्यूबिडल एपिथेलियल फॉर्म होता है। और इसका मतलब ये किसका काम करती है, स्ट्रेंथ, मजबूती का काम करती है। कौन, कॉलुमिनर टिश्यू। कॉलुमिनर टिश्यू किसका काम करती है, मजबूती का काम करती है। तो हमारा क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, व्हाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग ऑर्गन लाइक हैंड लेग मूव ड्यू टू। हमारा जब जब हम काम करते हैं या हम दौड़ रहे हैं या ऑर्गन, कुछ ऑर्गन लाइक से हैंड लेग, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इनकी मूवमेंट किसकी वजह से होती है, ये क्या है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट और पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन। लिगामेंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लिगामेंट का इसका कोई मतलब नहीं है, लिगामेंट काम नहीं करता मूवमेंट ऑफ ऑर्गन में। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एंड पुल द टेंडन, टेंडन, हाँ टेंडन क्या है, विच इज द बिटवीन द बोन एंड मसल्स, मसल और बोन। इसका मतलब ये टेंडन, एंड मूव टू द बोन, इसका मतलब मसल, स्मूथ मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन। टेंडन को क्या करता है, पुल करता है, और जिसकी वजह से हमारा बोन क्या करता है, मूव करता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, बी आंसर सही है। स्केलेटल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट, स्केलेटल टिश्यू जो नहीं है लिगामेंट, और स्केलेटल टिश्यू नहीं, केवल स्मूथ मसल टिश्यू हमारा कौन सा आंसर है इसका, केवल सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट मतलब ओनली कौन सा है, सेकंड, बी। तो इसका मतलब डी आंसर है इसका, इसका आंसर क्या है, डी। इसका मतलब स्मूथ मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है और टेंडन को खींचता है, और जिससे हमारा बोन क्या करता है, मूव होता है। आइडेंटिफाई द एपिथेलियल टिश्यू सोनी, तो आपका क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में स्क्वेमस है, कॉलुमिनर है, क्यूबॉइडल है, ग्लैंडुलर है। तो हमारा क्या है, कॉलुमिनर है। कौन सा है, कॉलुमिनर टिश्यू। हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच सेल इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्ब करना, फूड को एब्जॉर्प्शन का काम है, और एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? कॉल्यूमिनर करता है। क्या करता है? कॉल्यूमिनर। तो इसका मतलब कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या है? एब्जॉर्ब, जहां पर एब्जॉर्प्शन होती है, जहां पर भी एब्जॉर्प्शन होती है। और वैसे आपने रेस्पिरेटरी भी है में है, लेकिन इसे इंटेस्टाइन पूछा, जहां पर एब्जॉर्प्शन होगा वहां पर क्या यूज करेंगे? कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। और द फंक्शन ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, वैसे तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है किसमें? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स में। जहां मजबूती चाहिए, जहां क्या चाहिए? मजबूती। मजबूती कहां पर है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एक ए पर, किस पर है? ए में। इसका मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। Sometime a portion of epithelial tissue fold inward. epithelial tissue क्या होता है? फोल्ड हो जाता है, ऐसे ऐसे से फोल्ड होता है। एंड मल्टी सेलुलर ग्रैंड इन फॉर्म, और उसमें क्या होता है? बहुत सारे मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल। मल्टी सेलुलर मीन्स विच कंटेन मोर देन वन सेल। ग्लैंड जो है फॉर्म होते हैं, बहुत सारे मल्टी सेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्क्वेमस नहीं, ग्लैंडुलर। हाँ, इन्हें क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर क्यूबॉइडल, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये दे प्रोवाइड द सीक्रेट्स, क्या करते हैं? ग्लैंड सीक्रेट्स करते हैं, जिससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होती है। तो कौन सा आंसर है इसका? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। और ये हमारा क्या है? इस केस स्टडी क्वेश्चन है, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो। थैंक्स।